डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। पीएम मोदी ने कहा है कि आज ग्लोबल इकोनॉमी बहुत मार्केट खराब हो गया भाई, पूरा जो अब हमें रिसर्च में भारी इन्वेस्ट करना होगा, पीएम ने बोला है। सही बोला। सही बोला है क्या? एक मैं वीडियो देख रही थी, एक लड़का बोलता है कि आयातुल्लाह खिताब नहीं दिया है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो बिटवीन यूएस, ईरान एंड खाड़ी के देशों के बीच में, हमारा मुल्क जो है वो शांति का पक्षदार है। हम तो शांति की अपील कर रहे हैं। डायलॉग और डिप्लोमेसी ही एक चीज़ है जो ऐसे हालात में अमन और शांति लेकर आते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट में इसका खुलासा भी किया और अपील भी की कि ऐसी जो स्थिति बनी हुई है उसमें पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए और जैसे जितना जल्दी हो सके उसमें वो कंट्रोल होना चाहिए, ताकि और वो हो सकता है जब डायलॉग एंड डिप्लोमेसी जब काम उसका इस्तेमाल किया जाए। आज के दिन में जो हो रहा है, मुझे लगता है इससे दुनिया कहीं ना कहीं परेशान है और मुझे लगता है शांति की अपील सबको करनी चाहिए। कुवैत में एम्बेसी बंद किया है और यूएस एम्बेसी ने बोला है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अमेरिकी नागरिकों से तुरंत मिडिल ईस्ट छोड़ने को भी कहा है। देखिए, ये विदेशी मामला है, इसके बारे में अगर कोई टीका टिप्पणी भी होगी तो हमारा विदेश मंत्रालय करेगा। मुझे लगता है कि अमेरिका ने क्या एडवाइजरी जारी किया है उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है और देश ने जो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो एडवाइजरी जारी किया है उसमें यही है सतर्क रहने के लिए, और देश जो है उसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन को। पीएम मोदी, अब हमें रिसर्च में भारी इन्वेस्टमेंट करना होगा और ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वालिटी सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा उन्होंने बोला कि ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ा बदलाव भी हो रहा है। देखिए, बात सही है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो ज़रूर आएगा और उसमें जो आज की परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बदलेगा। भारत एक बहुत ही अच्छी, जो बोलते हैं ना, सबसे स्वीट पोजीशन पे जो है वो भारत है। भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास रिसोर्सेज है, भारत के पास मार्केट है, भारत के पास पॉपुलेशन है, भारत के पास जो हर चीज़ है। भारत के लोग, पहले की सरकारों ने भारत के ब्रेन को ड्रेन कर दिया, लेकिन अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी ब्रेन को यहाँ उसका सही जो है इस्तेमाल, जो चाहे वो रिसर्च हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना रिसर्च R&D में हम आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा जो है तकनीकी तौर से हम बेहतर होंगे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया और जाहिर है उनका फोकस भी रहता है कि R&D में एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन भी हो और फोकस भी हो। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर यही फोकस रहा तो हम सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, हम बहुत स्ट्रांग नेशन जो आज हैं उससे भी बहुत स्ट्रांग नेशन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे होंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती दुश्मनी एक नाजुक हालात इलाके और झगड़े को ढकेल रही है। करोड़ों लोग इसमें लगभग 1 करोड़ लोग भारतीय भी शामिल हैं। देखिए, खाड़ी देशों में, पश्चिम एशिया में हमारे मुल्क से बहुत सारे लोग रहते हैं, लगभग 1 करोड़ के लोग रहते हैं और इसीलिए सरकार ने इस बात की प्राथमिकता दी है कि वहाँ हमारे नागरिक सुरक्षित रहे और उनकी जो प्राथमिकता भी है सरकार की कि उनके बारे में उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्लस उस पूरे सिचुएशन को जो है सरकार मॉनिटर भी कर रही है। बीजेपी ने अपनी राज्यसभा की लिस्ट भी जारी की है जिसमें नितिन नवीन भी राज्यसभा एज नॉमिनेट हुए हैं। देखिए, बधाई हमारे जितने नए लोगों को, अभी लिस्ट जो आई है, पहली लिस्ट जो आई है उसमें सभी लोगों को बधाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनको भी राज्यसभा में के लिए नॉमिनेट किया गया है।
उन सभी लोगों को जिनको भी मौका मिला उनको बहुत बहुत बधाई। के और कांग्रेस के बीच में अलायंस डिसाइड होगा या नहीं होगा, ये डीएमके पूछ रहा है। डीएमके इज फर्म ऑन गिविंग 25 से 28 सीट अपार्ट फ्रॉम 1 राज्यसभा, तो कांग्रेस इज होल्डिंग इन ग्राउंड नॉट टू एक्सेप्टिंग 34 सीट। वो ज्यादा की सीटें मांग रहे हैं। पी चिदम्बरम है, उन्होंने आज सीएम एम के स्टालिन से भी मुलाकात की है सीट शेयरिंग को लेकर। आप कैसे देख रहे हैं तमिलनाडु में इस कॉन्फ्लिक्ट को? देखिए, ये कांग्रेस के साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है उसको हार का सामना करना पड़ता है। आज स्टालिन ने भी देख लिया कि कांग्रेस की स्थिति क्या है और ऐसे हालात में क्या कांग्रेस के साथ जाने में उसको कोई फायदा है, इसलिए कांग्रेस को ऐसा ऑफर ही देगा कि कांग्रेस शायद उसको एक्सेप्ट ना करे, और अगर नहीं करती है तो उसमें वो अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं कांग्रेस नहीं रहेगी तो उनका भला होगा। और मुझे भी लगता है जिस कंधे पे कांग्रेस बैठती है वो कंधे ही दब जाता है। ऐसे में ये वैसे तो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन जनता ये चाहती है और जो पॉलिटिकल पार्टी भी चाहती है कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूरी बना के रखना। और इसका एक यही नमूना है, काफ जीता जागता नमूना है कि आज डीएमके भी कांग्रेस से दूरियां बनाने के लिए ये पॉस्चरिंग और ये पोजीशन ले रही है। इस तरह के सीएम नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो जेडीयू को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज अबाउट स्पेकुलेशंस। अब देखिए, ये उनका आंतरिक मामला है, कौन किस पॉलिटिकल पार्टी में काम करता है। वो उनके पिताजी इस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, और अगर वो ज्वाइन भी करते हैं जिसकी जानकारी मुझे नहीं है तो जाहिर है सब उनको वेलकम करेंगे और अच्छे लोग पॉलिटिकल पार्टी में आए, काम करें। वो ये कितनी बड़ी बात है कि उनके मुख्यमंत्री होने के सालों साल से मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आज भी उनके बेटा के बारे में आज आप पूछ रही जिनकी जानकारी किसी को भी नहीं, तो ये समझ में आता है कि उनकी राजनीति किस तरह की रही। राजनीति बिल्कुल सीधी सीधी राजनीति रही जो जनता में सेवा करने के लिए, परिवार के प्रति वो जो लगाव रहता है आरजेडी का, कांग्रेस पार्टी का, परिवारवाद वाला, उससे बहुत परे और दूर रहे।